हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, UPSSC PET की एग्ज़ाम जो डेट है वह ऑफिशियल नोटिस उसकी आ गई है और उसकी जो डेट है वह 20 अगस्त है और 2 पालियों में निर्धारित की गई हैं परीक्षाएं। तो अभी से आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए दोस्तों। हमारे चैनल पर UPSSC PET की घटना चक्र बुक को कवर किया जा रहा है, जो कि थ्योरी वाला जो पार्ट है। तो 2 बुकें हैं घटना चक्र की, एक जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है टू द पॉइंट, जो कि बिल्कुल सिलेबस पर आधारित जो टॉपिक हैं आपकी वही उसी के बेस पर वो घटना चक्र वाली बुक है थ्योरी की। और दूसरी जो बुक आपको कवर करनी है, जो कि आज की इस वीडियो से शुरू करेंगे, वो है UPSSC PET के लिए जो है ये आपका MCQ बेस्ड है, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कवर जो है करने हैं। और इस बुक की खासियत ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं और बिल्कुल जो सिलेबस में आपके हैं उन्हीं सिलेबस के अनुसार जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको कवर किया गया है। साथ ही अच्छी खासी व्याख्या भी दे रखी है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए इस बुक की सीरीज़ का आज ये पहला पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा प्राचीन भारत का इतिहास। इससे संबंधित जो हमारे के सिलेबस में दे रखे हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये सभी जो चैप्टर वाइज हैं हम लोग यहाँ पर कवर कर लेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास MCQ बेस्ड में, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। अगर आपने टू द पॉइंट यानी थ्योरी वाली बुक को कवर किया होगा तो आप इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकेंगे। अगर अभी आप तक कवर नहीं किए हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थ्योरी के पार्ट को ज़रूर कवर करें। उसके बाद ये तो आपकी सीरीज चली रही, इसको भी कवर करते चलिए। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, SR राव ने। अहमदाबाद जिले गुजरात के शरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 ईस्वी में की थी। तो याद रखना है कि जो लोथल है वह किस नदी पर स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित था। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर तीनों भागों में विभाजित था और यह गुजरात राज्य की कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यानी एक सही है बाकी 3 गलत हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग जो थे वो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ठीक है, तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति रहे। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे और सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1922 ईस्वी में की थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल रहे हैं वह कौन से स्थल रहे और कौन किसकी खुदाई किसने की थी। ठीक है, तो ये सभी का जो डिटेल में हम लोगों ने थ्योरी के पार्ट में टू द पॉइंट अच्छे से कवर कर रखा है। अगर अभी तक आपने कवर नहीं किया है दोस्तों तो उसको अच्छे से आप रिवाइज करें, तभी आप MCQ सॉल्व करें तो आपको लगेगा थोड़ा अच्छा भी पढ़ने में। ठीक है, मोहनजोदड़ो को जो शाब्दिक अर्थ है वह है मृतकों का टीला
और यह पाकिस्तान की सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो स्थल। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ पर मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सुरकोटदा में। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों से अवशेष सुरकोटदा में स्थित स्थल पुरातात्विक स्थल रहा, वहाँ से प्राप्त हुए हैं सुरकोटदा जी से। और राणा गुंडई के घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वैदिक संस्कृति से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, योग वेद। ठीक है, बाकी धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद ये सभी जो है वह उपवेद हैं, लेकिन योग वेद उपवेद नहीं है। उपवेद मुख्यतः 4 हैं, कौन कौन से? आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद और शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित है, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से संबंधित है, जबकि शिल्प वेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद जो है वह युद्ध की शैलियों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, वर्षा व चक्रवात के। ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता जो हैं वह इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। वैदिक संस्कृति से संबंधित तीसरा क्वेश्चन, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है? पंचगव्य में, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तुलसी को। किसको? तुलसी को सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी जो पंचगव्य हैं इनमें गाय की दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ जो है होते हैं वह पंचगव्य कहलाते हैं। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी जो है वह पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। कौन कौन से हैं? गाय की दूध हैं, दही, घी, मूत्र और गोबर, इनसे निर्मित जो पदार्थ है वह पंचगव्य है। क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण से। कहाँ से? शतपथ ब्राह्मण से। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुशी दिन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं किसके? ऋग्वेद के, यजुर्वेद के, सामवेद के या अथर्ववेद के? यानी जो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय हैं यह किनके जो है वह मूल पाठ हैं? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों यजुर्वेद, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद की रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह ऐतरेय, कौशितकी और यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय और सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, तो याद रखना है ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो कौन से हैं? ऐतरेय एवं कौशितकीय, जबकि यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय हैं।
जबकि जो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है पंचविश, और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, वो है गोपथ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो सबसे जो पुराना वेद है दोस्तों वो है आपका ऋग्वेद। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। अन्य 3 जो वेद हैं वह यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र है। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसमें सूक्तों की जो संख्या है वह 1028 है और मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावित्री को। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी। मांडवी किसकी पत्नी थी। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन वी, भरत की पत्नी थी। रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि जो सीता थी वो भगवान राम की, और लक्ष्मण की जो पत्नी थी वो उर्मिला थी, और शत्रुघ्न की जो पत्नी थी उनका नाम था श्रुतकीर्ति। क्वेश्चन नंबर 10 है, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 18 दिन तक। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का यह युद्ध जो रहा वह कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य की सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है वह 18 दिन तक लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें कि हमारा जो सिलेबस है वो है गौतम बुद्ध जीवन और शिक्षाओं से संबंधित तथ्य आपके एग्जाम में सिलेबस में दिए गए हैं और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी के पार्ट को दोस्तों जरूर कवर करिए, वहाँ पर टू द पॉइंट नोट को कवर किया गया है आपकी सिलेबस के अनुसार ही। ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, जो सिलेबस में दिए गए हैं उतने को अच्छे से कवर करना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना। आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह का जो है वह यूपीट्रिपलएससी आयोग जो है क्वेश्चन को जो है फ्रेम करता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चैप्टर से, वो है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। निरंजना नदी पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे पर स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस सरोवर को जो है विश्व विरासत स्थल में जो है वो घोषित किया गया है। यानी जो आपका बोध गया है यह यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को की जो लिस्ट है हमने सामान्य जागरूकता के टॉपिक में अच्छे से टू द पॉइंट नाउ कवर किया गया है कि कितने आपके विश्व धरोहर स्थल हैं। तो टोटल कितने हैं, 38 हैं, जिसमें कि आपके 30 जो है वो आपके सांस्कृतिक आ जाते हैं, और 7 जो है वो आपके नेचुरल हैं, और आपका एक जो है वह कंचनजंगा जो कि आपका दोनों है। ठीक है, मिश्रित है। तो आप जो है दोस्तों उसको टू द पॉइंट नोट को जो थ्योरी का पार्ट है घटना चक्र का उसको ज़रूर कवर करिए। उससे आपको सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो कवर होंगे, और इन्हीं से ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा जो आपका पीईटी का होने वाला है। आप देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन वी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था, ज्ञान प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को, यानी महात्मा जो आपकी गौतम रहे उनको गौतम बुद्ध यानी महात्मा गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म की अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हुमायूं। बोध गया जो एक्चुअली जो था आपका गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो पीपल के वृक्ष के नीचे इनको प्राप्त हुआ था ज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर जो UPSSC के द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन वह जो है वह इसका आंसर नहीं गलत, ठीक है, यानी इसका जो आंसर है वह गलत है। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं किस तरह जो है एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, थोड़ा मिस्टेक थी। गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस नोट क्या है कि इस ज्ञान का परिवर्तन जो है वह उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था और विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। UPSSC हो या PSC, इसमें से क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन गलत पूछे ही जाते हैं, लेकिन फिर भी त्रुटियों की संभावना कम से कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गलत हो ही जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि पूछा गया था सम्मिलित सहायक लेखाकार व लेखा परीक्षक, ठीक है। 5वां है कि बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ था यानी कि जो इनको एक तरह से कह सकते हैं इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु को परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण प्राप्त जो किया था इन्होंने मोक्ष, वो थे कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर, ऑप्शन बी। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा दैट इज कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुबेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है और इसकी संज्ञा दी गई, ठीक है। यानी धर्म को क्या इनके जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं और इन्होंने जो अपना त्याग किया था शरीर का वो था आपका परिनिर्वाण के नाम से जाने जाते हैं और वह कुशीनारा यानी कुशीनगर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 है उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। जहां पर परिनिर्वाण आए आप समझ ली उनकी मृत्यु से संबंधित, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी अभी देख करके आए हैं, वो है कुशीनगर में, कुशीनारा कुशीनगर। और इनके जन्म को क्या जानते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा परिनिर्वाण यानी ऑप्शन बी, कुशीनारा कुशीनगर में। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 है कि बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में जो सारनाथ है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, यानी जिसको धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ना तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं वो है सारनाथ में, यानी ऑप्शन डी इस करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी कहाँ पर? वही बात बार बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मोपदेश सारनाथ में दिया था। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। कितने ब्राह्मण सन्यासियों को? 5, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका पूरा टू द पॉइंट नोट हम लोगों ने उसमें थ्योरी वाले पार्ट में कवर किया, उसको आप ज़रूर कवर करें उस बुक को, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र पतवनसुत्त धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र उपदेश दिया, वही चीज़ बार बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। तो याद रखना है सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है।
तो त्रिपिटक में से जो है कौन, यानी त्रिपिटक याद रखना है कि त्रिपिटक में कौन कौन से पिटक आते हैं। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि इन त्रिपिटकों में कौन से शामिल नहीं हैं। तो आपने टू द पॉइंट नोट में कवर किया है दोस्तों अच्छे से। अधिधम्म पिटक क्या है, बिल्कुल कवर है। शुद्ध पिटक भी है, बिल्कुल है। विनय पिटक है, तो विनय पिटक भी है, लेकिन आपका जो उपशाखा पिटक है यह शामिल नहीं है त्रिपिटक में। तो याद रखना है कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं इनमें से जो त्रिपिटक नाम किए जाते हैं, त्रिपिटकों में आते हैं विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अधिधम्म पिटक। आगे चलते हैं, व्याख्या देखते हैं कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल हैं शुद्ध पिटक, विनय पिटक तथा अधिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य जो भाषा है वह पाली है। हमने डिटेल में टू द पॉइंट नोट थ्योरी वाले पार्ट में कवर किया है कि शुद्ध पिटक में क्या कहा गया है, विनय पिटक में क्या है, और अधिधम्म जो पिटक है वह महात्मा बुद्ध की कौन से जीवन पर आधारित है। तो इन सभी को डिटेल में हम लोगों ने टू द पॉइंट कवर किया है, उसको आप ज़रूर से कवर करिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एक बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क की समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद यानी सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है, और वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? विश्व का सबसे पुराना शहर, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाराणसी को। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी यानी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 14, राजा बिंबिसार की दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जीवक। जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे, और बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। सिलेबस के हिसाब से आपका नेक्स्ट चैप्टर है महावीर से संबंधित, जो आपको पढ़ना है वो उनके जीवन और शिक्षाओं से संबंधित तथ्यों को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऋषभ। जैन परंपरा के अनुसार जैन में धर्म जो है कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के जो मूल संस्थापक या प्रवर्तक थी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन धर्म आंदोलन का प्रवर्तन किया। दूसरा क्वेश्चन है कि 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो सिंपल सी बात है, कुल टोटल 24 तीर्थंकर रहे, जिसमें कि अपने जो महावीर थे वो थे 24वें तीर्थंकर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। तो त्रिरत्न में कौन कौन से शामिल हैं आपको बताना है। यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 की प्रथम पाली में पूछा गया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा त्रिरत्न। आपने वहाँ पर देखा होगा जो आपकी बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक रहा, जिसमें कि अधिधम्म, शुद्ध और विनय पिटक। यहाँ पर आपके त्रिरत्न हैं, और वो जैन धर्म में कौन कौन से हैं आपको बताना है। हम लोगों ने जो थ्योरी पार्ट टू द पॉइंट नोट कवर किया है वहाँ पर पढ़े थे, जो त्रिरत्न में जो शामिल है वो सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो इसका जो सही जवाब होगा सम्यक, यानी कि आपका सम्यक मतलब सही, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान हो गया, सम्यक आचरण और सम्यक आपका विश्वास यानी सही विश्वास। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। जैन धर्म की त्रिरत्न सही विश्वास यानी सम्यक दर्शन, सही ज्ञान सम्यक ज्ञान और सही आचरण सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में समभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की जो प्राप्ति जीव का अंतिम लक्ष्य होता है। तो जैन धर्म में कैवल्य का जो अर्थ है वो है मोक्ष प्राप्ति या जीवन का जो है वो अंतिम लक्ष्य है कैवल्य। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ क्या है। तो कैवल्य का अर्थ होता है क्या? इसका सही जवाब होगा यानी मोक्ष को प्राप्ति यानी सभी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपयुक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्ति के बिना मोक्ष यानी कैवल्य संभव नहीं है। आगे चलते हैं। अगला जो चैप्टर है दोस्तों वो है मौर्य वंश, और मौर्य वंश में आपको पढ़ना जो है सिलेबस के हिसाब से वो है आपका सम्राट अशोक से संबंधित तथ्यों को कवर करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, यानी इंडिका की रचयिता लेखक कौन है, रचयिता कौन है, तो वो है मेगास्थनीज, याद रखना है। और वह मूल रूप जो है किस देश के थे, यानी जो मेगास्थनीज रहे वह मूलतः किस देश के रहे। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्रीस के। मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यानी यूनान के निवासी थे, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। तो याद रखना ये भी पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है वह किसके कार्यकाल में जो है भारत आया था, तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शासन के समय। मेगास्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है इसका नाम है इंडिका। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में। एक्सक्यूज मी। विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं शती की उत्तरार्ध एवं 5वीं शती की पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है, क्योंकि मुद्रा राक्षस मूलतः किसमें लिखी गई थी, संस्कृत में। फिर इसका जो हिंदी में अनुवाद किया गया, किसका श्रेय किसको जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इस ग्रंथ की समुद्रगुप्त मौर्य के विषय में, इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को वृषाली तथा कुलहीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो यह क्वेश्चन आप मान के चलिए यूपीएससी हो या यूपीपीएससी, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी पूछे गए हैं। यह ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 13वां अभिलेख या शिलालेख से। ठीक है, आगे चलते। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया। उसके विजय के बाद कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला उत्तरी केंद्र राजधानी तोशली और दूसरा रहा दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी पूर्वी जो प्रांत है इसकी जो राजधानी थी वह कौन सी थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन डी तोसली। अशोक के आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली ओडिशा थी। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए कश्मीर भी था, गुर्जर भी था, कर्नाटक भी था, लेकिन जो कामरूप है वह अशोक की साम्राज्य के अधीन नहीं रहा। एक्सप्लेनेशन कि उपयुक्त विकल्पों में कामरूप अशोक की साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला जो ऐतिहासिक उल्लेख है वह समुद्रगुप्त के चौथी सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसिंह द्वारा जो रचित है उसमें मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य की सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी। अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं यानी शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरामीक से उत्पन्न हुई हैं। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान की पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। ये सभी नोट हम लोग टू द पॉइंट नोट में अच्छे से कवर किए हैं। थ्योरी की पार्ट को ज़रूर कवर करना, वीडियोज़ की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक की कलिंग विजय का वर्णन है तथा इसकी तुलना जो है वह धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। यह कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्तंभ स्थापित कराए गए एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि मंडी परिषद परीक्षा 2018 में पूछा गया हुआ है कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ वह एक स्तंभ पर था। कौन सी स्तंभ की बात की जा रही, कन्नौज वाले या गौतम बुद्ध नगर, संबल या सारनाथ। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सारनाथ। कौन सा सही जवाब होगा, सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ की शीर्ष पर 4 शेर बैठे थे और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य भाग में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कृषि अर्थव्यवस्था पर मुख्यतः जो है वो आधारित रही मौर्य अर्थव्यवस्था। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमि कर जिसे भाग कहा जाता था। तो याद रखना है कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था रहा उसमें जो भाग है वह क्या कहलाता था। तो जो भूमि कर होता है उसको भाग कहा जाता था और राजस्व का जो प्रमुख प्रकार था वो था उत्पादन का 1/6 होता था। ठीक है, तो याद रखना है कि भूमि कर जो कि राजस्व का प्रमुख प्रकार है वो है भाग, और इसमें जो कर लिया जाता था भूमि कर वो होता था
उत्पादन का 1/6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देवनाम क्या है? देवनाम प्रिय नाम से किसे जो है वह दिया गया था? देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अशोक को। देवनाम प्रिय मौर्य अशोक को कहा जाता था। अशोक को पियदश्म भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम की अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है दोस्तों, वो है आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिलेबस में आपकी दिया है, गुप्त वंश, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबारी थे, यानी किसकी दरबार के हिस्सा थे। ठीक है, तो याद रखना है किस दरबार के हिस्सा रहे ये महान जो खगोलविद रहे बराहमिहिर और महान कवि कालिदास। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो थे विक्रमादित्य दरबार की। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और बराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकर पर, झपड़क, शंकु, वररुचि तथा वेताल भट्ट 9 रत्नों में शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन हैं? तो काफ़ी मशहूर है, ये काफ़ी फेमस है क्वेश्चन भी, और यह अभिज्ञान शाकुंतलम शब्द भी आपने बहुत पहले भी पढ़ रखा होगा 8वीं 10वीं 9वीं में। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम की अतिरिक्त विक्रमो क्या है? विक्रमवर्षीयम और मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार, ये जो सभी प्रमुख रचनाएं हैं यह महाकवि कालिदास की हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थीं। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थीं। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था, इसके अलावा। ठीक है, यानी कि इनमें से वह कौन सा नाम नहीं है जिनमें जो राजनीतिक सलाहकार रहे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके तमाम नाम रहे लेकिन उनमें से एक नाम नहीं था, वो कौन सा है आपको बताना है। तो राजनीतिक सलाहकार जो रहे आपकी वो रहे चाणक्य जी, जिनको जो है वह कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता गया और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जा गया, लेकिन समुद्रगुप्त नाम इनमें से शामिल नहीं है। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर। कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिक व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक जो नाम रहा वह विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य था तथा गोत्र नाम जो है वह कुटिलय था। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपके हर्षवर्धन से संबंधित तथ्यों पर आधारित है। पहला क्वेश्चन है कि कन्नौज से पहले हर्षवर्धन जो है वह कहाँ के शासक थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, थानेश्वर। हर्षवर्धन कन्नौज से पहले पूर्व जो है वह थानेश्वर का शासक थे। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी जो आयु
थी वह मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री जो है वह ह्वेनसांग भारत आया था। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री ह्वेनसांग रहा वह किसकी शासनकाल में आया था, तो हर्ष की शासनकाल में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि हर्षवर्धन ने 5 इंडीज़ को अपने नियंत्रण में लिया, इनमें से कौन सा 5 इंडीज़ में थे? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 5 इंडीज में जो शामिल है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यानी ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपनी साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा है कि कादम्बरी के जो है लेखक कौन हैं? कादम्बरी जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट। ठीक है। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण जो रचना रही वह हर्षचरित भी है। तो याद रखना है कि चाहे वो बाणभट्ट हो, चाहे आपकी कादम्बरी हो या आपकी हर्षचरित, इन सभी की जो रचनाएं हैं वह जो है किसके द्वारा की गई हैं? तो ये बाणभट्ट के द्वारा, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना जो है प्राप्त होती है, किसमें से? हर्षचरित के बारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजपूत काल से संबंधित। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों, विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा जो है वो पांड्य जो राजा थे उनके द्वारा, राजाओं के द्वारा यह कराया गया था और कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? विरूपाक्ष मंदिर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। तो याद रखना विरूपाक्ष मंदिर किससे संबंधित है? भगवान शिव से। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है और हम्पी जो है वह विजयनगर साम्राज्य की जो है वो राजधानी थी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पल्लीच्छांदम। क्या कहा जाता था? पल्लीच्छांदम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छांदम या पलीचंद कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो थी बेल्लान वगाई। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्थाओं के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था और ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा गया? ब्रह्मदे। तो याद रखना कि जैन सभाओं को दान देने वाली जो भूमि थी उसको क्या कहा जाता था? पल्लीच्छांदम।
और गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को बेल्लान वागाई, और स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्थाओं के लिए दान दी गई भूमि को क्या, शाला भोग, और ब्राह्मणों को दी जाने वाली दान जो भूमि थी उसको कहा जाता था ब्रह्मदेय। नेक्स्ट, पाल वंश का पहला शासक कौन था? पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोपाल। पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। गोपाल ने लगभग 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया और वह बौद्ध मतानुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला रहा। गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पूर्वी भारत की। ठीक है, पाल साम्राज्य भारत की पूर्वी हिस्से दैट इज बंगाल, बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी और इस वंश का सबसे जो प्रतापी शासक रहे वह धर्मपाल थे, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो याद रखना है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो यह जो है जो पाल वंश शासक रहे धर्मपाल के द्वारा, जबकि पाल वंश की संस्थापक कौन रहे? तो गोपाल। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, 12वीं शताब्दी की आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तोमर वंश। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक जो रहा वह 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध जो शासक रहा वह अनंगपाल था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो प्राचीन भारत विविध से संबंधित यानी कि मिसलेनियस टाइप के। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान जो है वह वर्तमान में कहाँ है? तो पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का जो संबंध है वह तक्षशिला से ही था। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में नवनिर्पाषाण काल गुफा जो है वह चित्रकारी कहाँ मिलती हैं? भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भीमबेटका। पढ़ा होगा आपने, टू द पॉइंट नोट में हमने बताया था कि जो शैलचित्र गुफाओं के जो प्रसिद्ध स्थल है वह है भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला की पदस्थली में स्थित है और यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दी गई जानकारी से राजवंश की आपको पहचान करना है। कहा जा रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। अगर आपने इतना पढ़ लिया, मालूम है कि पुष्यमित्र की किस वंश की स्थापना की थी, तो आप इसका आंसर इतना ही पढ़ के दे देंगे। उसके बाद कहा गया है कि उनके प्रभुत्व दक्षिण नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेघ बलिदान किए और उन्होंने बैक्टीरियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया और राजवंश का 9वां जो राजा रहा वह भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो यहाँ पर किस वंश की बात की जा रही है आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, अगर आपको पता होगा कि शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी तो वो है पुष्यमित्र ने। अगर आपने यहाँ पर इतना ही मालूम कर लिया होता तो ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप यहाँ से ही एलिमिनेट कर लेते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शुंग वंश।
मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग राजवंश की स्थापना की थी। शुंग वंश का अंतिम जो सम्राट रहा वह देवभूति था और शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये रहा हमारा पहला जो वीडियो रहा MCQ बेस्ड पर, वो रहा भारत का जो है प्राचीन इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो कि UPSSC के द्वारा कराए गए एग्ज़ाम में जो है पूछे गए प्रश्न से संबंधित रहे। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो आपका होगा मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद आधुनिक, उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन। इन्हीं के साथ हमारा जो इतिहास से संबंधित जो होंगे आपकी 10 प्रश्न 10 क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो फिनिश हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।